हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 7 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा अपने मूल देश के साथ सुमिलित नहीं है। एक तरफ यात्री हैं, दूसरी तरफ उनके देश हैं। निकोलो डी कॉन्टी इटली, अब्दुल रज्जाक फारस, अफनासी निकदिन स्पेन, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। बड़ी संख्या में विजयनगर के राजाओं और नायकों द्वारा मंदिरों को दिए गए दानों के साथ साथ महत्वपूर्ण घटनाओं इनका वर्णन करने वाले शिलालेख पाए गए हैं। यही कारण है कि बहुत से यात्रियों द्वारा इन शहरों का भ्रमण किया गया और इनके विषय में भी लिखा गया है। 15वीं शताब्दी में भ्रमण करने वाले जो यात्री हैं, इनमें आपका इटली के व्यापारी निकोलो दे कॉन्ती, फारस के शासक द्वारा भेजा गया राजदूत अब्दुल रज्जाक ये भी है। इसके अलावा अफनासी निकितिन जो कि 16वीं शताब्दी में आया था, ये आपका एक रूसी व्यापारी है, यानी ये स्पेन का नहीं था बल्कि एक रूसी है। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस, फेरनाओ नुनीत ये भी आए हैं। तो यहां पर आपका जो गलत वाला कथन है वो है पहले का सी वाला। तो आंसर है पहले का सी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, अजंता गुफा चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, इन गुफाओं में भित्ति और फ्रेस्को दोनों प्रकार के चित्र बने हैं। इनमें टेम्परा शैली का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में बुद्ध का जीवन, वनस्पति, महिला आकृति का अद्वितीय केस विन्यास आदि समावेश है। देखिए, अजंता गुफा 29 गुफाओं का एक समूह है, ये बात आप लोग जानते हैं। और इन गुफाओं की दीवारों पर भित्ति और फ्रेस्को दोनों प्रकार के चित्र बने हैं। इनमें टेम्परा शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर आपका पहला कथन भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। इन चित्रों में पशु पक्षियों और जातक कथाओं से लेकर बुद्ध के जीवन, महिला आकृति का अद्वितीय केस विन्यास और वनस्पतियों आदि के चित्रों का समावेश किया गया है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है जो वह सेकंड का डी, यानी 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, मनसबदारी प्रणाली के तहत कुलीन वर्ग की सैन्य टुकड़ी में मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूतों के मिश्रित समूह शामिल थे। मनसब पद की श्रेणी अपरिवर्तनीय थी। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मुगल और राजपूत वर्गों को विशेष रूप से मुगलों या राजपूतों की टुकड़ियां रखने की अनुमति थी, लेकिन समय के साथ मिश्रित सैन्य दल रखना सामान्य नियम बन गया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन गलत है, यानी मनसब पद की श्रेणी अपरिवर्तनीय थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रेणियां कठोर नहीं थी। व्यक्तियों को आमतौर पर छोटे मनसब पर नियुक्त किया जाता था। धीरे धीरे उनकी योग्यता एवं सम्राट की कृपा के आधार पर उनको पदोन्नत भी किया जाता था। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल 1। चौथा प्रश्न है आपका, शिल्पकार श्रेणी के प्रमुखों को क्या कहा जाता था। सातवा, श्रेष्ठी, जेठक, भंडागरिक। व्यापारियों की ही तरह लगभग सभी शिल्पगत पेशों को भी श्रेणी में व्यवस्थित किया गया था और इनके प्रमुख जेठक या प्रमुख कहे जाते थे। इनको जेठक या फिर इनको प्रमुख कहा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला। व्यापारियों के समुदायों को श्रेणी नामक समूहों में व्यवस्थित किया गया था और इन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था, यानी कि जो व्यापारियों के समुदाय थे उनको श्रेष्ठी कहा जाता था। अब यहां पे सार्थवा की बात कर लें। एक अन्य प्रकार के व्यापारिक समूह को सार्थ कहा जाता था, जो अंतः क्षेत्रीय व्यापारियों के गतिशील या काफिला व्यापार निगम को दर्शाता था। और ऐसी श्रेणी के प्रमुख को सार्थवा कहा जाता था, यानी कि जो गतिशील, यानी कि व्यापार में केवल आ जाकर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक माल लाने ले जाने वाले व्यक्ति थे, उनको सार्थवा कहा जाता था। तो यहां पर आपका जो पूछा गया है शिल्पकार श्रेणी के प्रमुख का पूछा गया है, तो इनको जेठक या प्रमुख कहा जाता था। तो सही आंसर है चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, मुगल शासन के संबंध में फ्रांस व वर्नियर द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कि यहां पर सही उत्तर कौन सा है। पहला है, निजी संपत्ति के रूप में
भूमि की अनुपस्थिति, भारतीय समाज में एक संपन्न मध्य वर्ग उपस्थित था, कारीगरों की स्थिति दयनीय हो गई थी क्योंकि वे अपनी वस्तुओं पर लाभ अर्जित करने में असफल थे। बर्नियर के अनुसार मुगल भारत और यूरोप के बीच मूलभूत अंतरों में से एक भारत में निजी संपत्ति के रूप में भूमि की अनुपस्थिति थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। बर्नियर ने भारतीय समाज को बहुत धनी व शक्तिशाली शासक वर्ग की एक छोटे समूह द्वारा गरीब वर्ग पर शासन स्थापित करने वाला माना। इनके अनुसार भारतीय समाज में गरीब बहुत गरीब थे, वहीं शासक धनी वर्ग के अधीन था। और बर्नियर ने आत्मविश्वास से कहा है कि समाज में मध्य वर्ग जो है उपस्थित नहीं था, यहां पर केवल गरीब और अमीर ही थे। तो यहां पर मध्य वर्ग उपस्थित नहीं था, यहां पर लिखा है मध्य वर्ग उपस्थित था नहीं। बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज में उस समय मध्य वर्ग बिल्कुल था ही नहीं। कारीगरों की स्थिति दयनीय हो गई थी। बर्नियर ने यह महसूस किया कि कारीगरों के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शासन द्वारा कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा टैक्स के रूप में कर लिया जाता था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5 में का ए वाला, केवल 1 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, नारी कल्याण के प्रभारी महामाताओं का संदर्भ 5वें शिलालेख में पाया जा सकता है। मगध अकाल के दौरान अपनाए गए राहत उपायों का संदर्भ निगाली सागर शिलालेख में पाया जाता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो या अशोक का शासन हो, इन सब के बारे में जानकारी हमें उस समय के शिलालेखों से मिलती है। और खास करके शिलालेख और जो आप स्तंभ देख रहे हैं, यानी कि स्तंभ लेख देख रहे हैं, इनका जो दौर है वो अशोक के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। शिलालेख जो है वो अशोक से पहले के भी हैं, यानी अशोक के शासन से कुछ पहले के भी, उनके पूर्वजों के भी शिलालेख देखने को मिलते हैं। लेकिन अशोक के टाइम पर शिलालेख और स्तंभ लेखों की यहाँ पर भरमार देखने को मिलती है। तो अशोक के इतिहास का अध्ययन उसके शिलालेखों के आधार पर किया गया है। और ये शिलालेख न केवल अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि उसके विदेशी और घरेलू नीतियों, धम्म के संबंध में उसकी विचारधारा और उसके साम्राज्य की सीमा पर भी प्रकाश डालते हैं। अब तक ऐसे कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर मौर्य साम्राज्य का अध्ययन किया गया है। इनमें से प्रमुख रूप से मुख्य शिलालेख, सूक्ष्म शिलालेख, प्रत्यक्ष शिलालेख, मुख्य स्तंभ लेख और सूक्ष्म स्तंभ लेख में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये सही नहीं है। यहां पर लिखा गया है कि नारी कल्याण के प्रभारी महामाताओं का संदर्भ 5वें शिलालेख में पाया जा सकता है। देखिए, नारी कल्याण के प्रभारी महामात थे, इनका संदर्भ 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है, यानी अशोक का 12वां शिलालेख है, इसमें इनका जिक्र मिलता है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात की नियुक्ति, अधिकारियों के एक विशेष वर्ग को राज्य के भीतर धम्म प्रसार का कार्य सौंपा गया था, इसके बारे में उल्लेख 5वें शिलालेख में देखने को मिलता है। मगध अकाल के दौरान जो अपनाए गए राहत कार्यों का उपाय है, तो इन उपायों के बारे में जो जानकारी है वो निगाली सागर शिलालेख से नहीं मिलती है, बल्कि सौगोरा, यानी यहाँ पर एक स्थान है सौगोरा, तो वहां का एक ताम्रपत्र शिलालेख मिलता है, उस शिलालेख से इस जानकारी का पता चलता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। निगाली सागर शिलालेख जो है ये नेपाल से प्राप्त हुआ है। यहां पर स्तूप की पहली तस्वीर, यानी उसके अभिषेक के 14 वर्ष बाद और बाद में अशोक के उस स्थल पर किए गए दौरे, यानी कि अभिषेक के लगभग 20 साल बाद वहां पर दौरा किया है, ये तिथि उसमें दर्ज है, किसमें, निगाली सागर वाले शिलालेख में। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत है। तो आंसर है आपका 6वें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, अशोक के स्तंभों की अत्यधिक पॉलिशदार प्रकृति फारसी प्रभाव को उजागर करती है। बिहार में पाई गई दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन है। अशोक स्तंभ जो हैं ये आमतौर पर चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और ये राज्य के प्रतीक के रूप में मौर्य साम्राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इनका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में बौद्ध विचारधारा और राजा जो आज्ञाएं हैं राजा की, उनका प्रसार करना था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि मौर्य और फारसी स्तंभ दोनों में पॉलिशदार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और कमल जैसे कुछ सामान्य रूपांकन किए गए हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन
बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका जो है ये भी सही है, यानी यहां पर सेकंड वाला जो कथन है इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में पाई गई दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन है। तो पटना के दीदारगंज गांव में यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये अभी पटना के एक संग्रहालय में रखी हुई है, तो ये मौर्यकालीन मूर्ति है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। मौर्यकाल की दो सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं, यानी कि उनकी पूजा की जाती थी और वे जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित थी। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका 7वें का सी, 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका एक उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना एवं उन्हें सशक्त करना है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना, भारत एवं अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका 8वें का बी, केवल सेकंड। 9वां प्रश्न है आपका यहां पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म पद संबंधित अर्थ के साथ सही सुमेलित हैं। यहां पर पूछा गया कि यहां पर कौन कौन से युग्म जो आपका इसके सामने जो बात लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग सही सुमेलित हैं। सामंत, एक शासक जो पराजित हो चुका है परंतु उसका राज्य बहाल हो गया है। एक कोरू, शाही अधिकारियों को भोजन प्रदान करने के लिए ग्रामीणों का दायित्व। वेल्लालार, पट्टेदार किसान। उलूकुडी, भूमि स्वामित्व वाले किसान। देखिए सामंत जो है एक शासक को संदर्भित करता है जो युद्ध में पराजित हो गया है, लेकिन उसका राज्य उसे बहाल कर दिया गया है और ये इस शर्त के साथ बहाल किया गया है कि वह विजय प्राप्त शासक के आधिपत्य को स्वीकार करना जारी रखेगा। तो सामंत का अर्थ यहां बिल्कुल सही है। एक कोरू की बात करें तो एक कोरू शाही अधिकारियों को भोजन प्रदान करने के लिए ग्रामीणों का दायित्व है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। वेल्लालार जो है पट्टेदार किसान नहीं है, बल्कि ये खेती करने वाला एक समूह है, यानी वेल्लालार खेती करने वाला समूह है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ये खेती करने वाला एक समूह है। उलूकुडी की बात करें, उलूकुडी जो है ये पट्टेदार किसान है, ना कि भूमि स्वामित्व वाले किसान। तो यहां पर आपका चौथा वाला भी गलत है। यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है आपका यहां पर ए, 9 का ए, यानी केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उनकी आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। सातवाहन काल में उत्तर पश्चिमी दक्कन और महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता व कौशल से ठोस चट्टानों की कटाई कर कई चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। पश्चिमी दक्कन में अवस्थित कार्ले चैत्य जो है वो इसी काल से संबंधित है। नाहपड़ और गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक शिलालेख जो हैं ये तीनों विहारों की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं और उनका संबंध भी वो इसी अवधि से संबंधित है। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी हाथी गुम्फा शिलालेख से संबंधित नहीं है और इनकी जो आधिकारिक भाषा है वो संस्कृत नहीं है, बल्कि इनकी आधिकारिक भाषा प्राकृत थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन भी गलत है और सेकंड वाला कथन भी गलत है। हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध जो है एक राजा हुए हैं खारवेल, तो इनका संबंध खारवेल से है, राजा खारवेल से है। यानी खारवेल अपने हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर उत्कीर्ण कराया था। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर है आपका 10वें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 11वां प्रश्न है अब आपका, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नस्तालीक शब्द का संबंध है। नस्तालीक शब्द का संबंध किससे है?
हस्तलिपि से, शाहजहानी मेहराब से, चारबाग उद्यान से, काव्य शैली से। मुगल काल में सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तालिक अकबर की पसंदीदा शैली थी, यानी नस्तालिक जो आप देख रहे हैं ये अकबर की पसंदीदा शैली थी, जिसे लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 में का ए वाला, यानी ये एक हस्तलिपि है। तो सही आंसर है 11 का ए। 12वां प्रश्न है आपका, यहां पर है राष्ट्रकूट साम्राज्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है कविराज मर्ग काव्यशास्त्र पर रचित पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई। राष्ट्रकूट शासकों ने शैववाद और वैष्णववाद को ही संरक्षण प्रदान किया। अगला है एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया। देखिए अमोघवर्ष ने 64 वर्षों तक शासन किया, परंतु उन्होंने युद्ध से अधिक धर्म एवं साहित्यिक खोज को प्राथमिकता दी। वे स्वयं एक लेखक थे और उन्हें काव्य शैली पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो कविराज मर्ग के नाम से ये पहली कन्नड़ पुस्तक राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है, यानी कि राष्ट्रकूट दक्कन में लगभग 200 वर्षों तक इनका शासन बना रहा है। राष्ट्रकूट शासक जो है ये अपने धार्मिक विचारधाराओं के संदर्भ में सहिष्णु थे और उन्होंने न केवल शैववाद और वैष्णववाद को बल्कि जैन धर्म को भी संरक्षण दिया है। यानी इन्होंने केवल शैववाद और वैष्णववाद को संरक्षण प्रदान नहीं किया है, बल्कि इन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है इस हिसाब से गलत हो जाएगा। यहां पर आपका थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। एलोरा में भगवान शिव की प्रसिद्ध शैलकर्तित मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यानी पहली शताब्दी में कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया। सॉरी पहली नहीं, 9वीं शताब्दी में करवाया गया। मैं पहली बोल गया, 9वीं शताब्दी में निर्माण करवाया है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का सी वाला, केवल 1 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, हाल ही में पर्याप्त चर्चा में रहे रुद्रेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में हुआ। इसे होयसल राजा गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्र ने बनवाया था। मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर एक नींव पर टिका हुआ है जिसमें सैंडबॉक्स तकनीक का उपयोग किया गया है। देखिए हाल ही में तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का टैग प्रदान किया गया है और यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण जो है 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में हुआ है, लेकिन होयसल राजा नहीं है बल्कि काकतीय राजा है। यानी राजा जो है वो काकतीय वंश से उनका संबंध है। यानी ये काकतीय राजा गणपति देव, होयसल राजा नहीं है, ये काकतीय राजा हैं और इनके सेनापति रेचारला रुद्र ने इनको बनवाया था। तो यहां पर बी वाला कथन गलत हो जाएगा। मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहां पर ये वाला कथन भी सही है कि मूर्तिकार के रूप में इसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर सी वाला कथन भी सही है। डी वाला कथन बिल्कुल सही है। मंदिर एक नींव पर टिकी हुई है जो सैंडबॉक्स तकनीक का उपयोग कर बनाई गई है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और काले बेसाल्ट का उपयोग मुख्य मंदिर के निर्माण के लिए किया जाता है और हल्की ईंटों का उपयोग गोपुरम या गुम्बद के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन भी सही है। यहां पर केवल बी वाला कथन गलत है। तो आपका आंसर है यहां पर 13वें का बी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, पाल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है पाल शासकों के तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध थे। धर्मपाल ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना की। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म, शैववाद और वैष्णववाद को संरक्षण प्रदान किया। देखिए पाल शासकों ने अनगिनत विहारों की स्थापना की जिनमें बड़ी संख्या में
बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पाल शासकों ने तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी बनाए रखे थे। प्रख्यात बौद्ध विद्वान संत राक्षिता और दीपांकर, जिन्हें अतीस भी कहा जाता है, इनको तिब्बत में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने वहां पर बौद्ध धर्म का एक नया रूप प्रस्तावित किया। परिणाम स्वरूप कई तिब्बती बौद्ध अनुयायियों ने अध्ययन के लिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में प्रवेश भी लिया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। यहां पर लिखा गया धर्मपाल ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना की। देखिए, जो आपके पाल शासक हैं, पाल शासक बौद्ध शिक्षा एवं धर्म के संरक्षक थे। विश्व के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने पुनर्जीवित किया। साथ ही इसके व्ययों को, यानी इसके जो भी एक्सपेंडिचर थे, इसके व्यय जो भी थे, इसके व्ययों को एकत्रित करने के लिए धर्मपाल द्वारा इसके आसपास 200 गांवों को बसाया गया था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जो प्रसिद्धि के संबंध में नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरे स्थान पर रहा। यह मगध के में गंगा के तट के किनारे एक पर्वत चोटी पर स्थित था। तो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की है। ध्यान देना, यहां पर धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की है, बल्कि इसका रख रखाव किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहां पर आपका बिल्कुल सही है। पाल राजवंश बौद्ध धर्म के समर्थक थे, परंतु उन्होंने शैववाद और वैष्णववाद को भी संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने भारत से बड़ी संख्या में बंगाल आए ब्राह्मणों को अनुदान प्रदान किया। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 14 का बी, केवल 1 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम कुषाणों ने चलाए थे। भारत में प्रशासनिक शासन की छत्र प्रणाली की शुरुआत हिंद यवनों द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो हैं हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। यानी जो स्वर्ण सिक्के जो हैं वो हिंद यवन शासकों ने चलाए थे, न कि कुषाणों ने। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। लेकिन भारत में व्यापक स्तर पर सोने के सिक्के जारी करने वाले हिंद यवन के बाद आए शासक कुषाण शासक थे। यानी व्यापक स्तर पर जो सिक्के बाद में चलाए गए हैं फिर वो कुषाणों ने चलाई है, लेकिन शुरुआत भारत में हिंद यवन ने की है। तो उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। हिंद यवन शासकों ने सैन्य शासन की प्रथा शुरू की, जिसके तहत उन्होंने सैन्य प्रशासकों की नियुक्ति की, जबकि कुषाणों ने सरकार की छत्र प्रणाली शुरू की। तो यहां पर हिंद यवनों ने छत्र प्रणाली शुरू नहीं की है, ये प्रणाली जो है कुषाण शासकों ने स्टार्ट की है। प्रशासन की जो छत्र प्रणाली है ये कुषाण शासकों ने स्टार्ट की है, न कि हिंद यवनों ने। तो आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ये जो छत्र प्रणाली है इसके तहत साम्राज्य को कई छत्रपियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक छत्रपी को एक छत्रप के शासन में रखा गया था। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है 15 का डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। अच्छा, कमेंट में आपको एक बात बतानी है जो मैं पूछना भूल गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना फिर किसने की थी? ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। ये अभी मेरे दिमाग में आया क्योंकि मुझे यहाँ बताने वाला था मैं, और फिर मैं याद नहीं रहा, लेकिन अभी याद आया। लेकिन कमेंट में आप बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। धर्मपाल ने तो इसको पुनर्जीवित किया, इसका जीर्णोद्धार करवा के इसको पुनर्जीवित किया, लेकिन स्थापना करने वाले व्यक्ति इसके कोई और हैं, उनका नाम आप कमेंट में बताएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।